प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत अलंकारों की श्रृंखला चल रही थी। उसी क्रम में पहले हमने पिछले वीडियो में अन्योक्ति अलंकार के बारे में विशेष रूप से जाना था। आज हम दूसरा जो अलंकार है समासोक्ति अलंकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे और पिछला जो अन्योक्ति था और समासोक्ति जो ये है, इन दोनों के बीच क्या क्या विभेद होता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि समासोक्ति और अन्योक्ति में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, तो उसका जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं विद्यार्थियों, समासोक्ति अलंकार। समास प्लस उक्ति यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात जहां संक्षिप्त उक्ति में यानी कि छोटे कथन में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो। अर्थात वहां पर दोनों ही स्थितियां होती हैं, प्रस्तुत का वर्णन भी होता है और उसी के साथ साथ अप्रस्तुत का भी ज्ञान हमें हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों इसमें प्रयुक्त शब्दों से प्रयुक्त प्रस्तुत जो अर्थ है उसके साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान को हमारे को आकर्षित वो करता है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी द्योतक होता है और हमारे ध्यान को उदाहरण के द्वारा हमारी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोए। यहाँ विद्यार्थियों दो प्रकार के अर्थ हमको देखने को मिलते हैं। कुमुदनी का अर्थ होता है कमलनी, प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न हुई है, भई माने हुई। सांझ जो है वो संध्यावस्था को कहते हैं, संध्या का जो समय है। कलानिधि, कलानिधि चंद्रमा का सूचक है। जो देख करके तो प्रसन्न हुई है वो। प्रस्तुत अर्थ आता है इसमें संध्या के समय चंद्र को देख करके कुमुदनी खिल उठी है। ये तो है इसका प्रस्तुत अर्थ। इसी के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी प्रकट होता है। वो इस प्रकार से है कि संध्या के समय कलाओं की निधि, यहाँ पर ये जो विशेषता है कलानिधि, प्रियतम को भी सूचित करती है कि संध्या के समय कलाओं की निधि प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हुई है। तो यहाँ विद्यार्थियों कमलनी और चंद्रमा के अलावा भी यहाँ पर नायिका और नायक को के प्रति जो लगाव उनमें हुआ है, प्रसन्नता जो व्यक्त हुई है, तो उन दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत जो अर्थ है यहाँ पर हमें प्रकट हुए हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों समासोक्ति अलंकार इस प्रकार से होता है। दूसरा जो उदाहरण आता है इसका, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। तो यहाँ विद्यार्थियों धरा जो है, पृथ्वी जो है, वो प्रस्तुत वर्णन है और प्रस्तुत अर्थ उसका आता है धरा के रूप में, और उसके साथ साथ नववधू जो अप्रस्तुत के रूप में आती है उसका वर्णन भी किया गया है। देखते हैं इसको, सिंधु सेज पर। यहाँ विद्यार्थियों यदि पहली पंक्ति आती है तो आपको यदि रूपक अलंकार भी दिखाई देता है उसमें, तो वैसे आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार से रूपक नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंधु रूपी सेज पर रूपक अलंकार है प्रथम पंक्ति में, और दोनों को मिलाकर हम देखते हैं तो वहां पर समासोक्ति होती है। तो सिंधु रूपी सेज पर धरा रूपी जो नव विवाहिता जो वधू है वो थोड़ी सी संकुचित होकर के बैठी है। विद्यार्थियों ये कामायनी का जो प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी उसके आशा सर्ग से पंक्तियां ली गई हैं। जब प्रलय काल की अवस्था हो जाती है और पूरा जो जितना भी वैभव है धरा का वो लुप्त हो जाता है, एक तरह से वो प्रत्येक जो चीज है वो जलमग्न हो जाती है। उसके शांत होने के पश्चात अब धीरे धीरे पृथ्वी दिखाई देने लगी है, और उस पृथ्वी जो दिखाई दे रही है उसका वर्णन उसी प्रकार से किया है जिस प्रकार से नव जो वधू होती है वो कुछ कारण ही और मान किए ऐठी सी का मतलब हुआ कि वो अपने नायक से थोड़ी सी क्या है ऐंठन अवस्था में है, अप्रसन्न दिखाई देती है। वो एक तरह से लज्जा के कारण वो अपनी नजरों को झुकाती है। तो ऐसा वर्णन कवि के द्वारा किया गया है यहाँ पर कि सिंधु रूपी सेज पर धरा रूपी जो वधू है अब थोड़ी सी संकुचित होती हुई सी बैठी है, कि मानो ऐसे लगता है कि जलमग्न होने के बाद में जो पृथ्वी है अब दिखाई देने लगी है, वो जल हट गया है नीचे, और प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, और ऐसा लग रहा है कि प्रलय के बाद में जो रात्रि की जो हलचल थी उसकी याद को कर करके मान की ऐसी ऐठी सी अब वो अभिमानी हो गई है और वो इस प्रकार से लज्जाशील जैसी दिखाई दे रही है।
तो यहाँ विद्यार्थियों प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत का भी बोध होता है। यहाँ विद्यार्थियों समासोक्ति अलंकार होता है। यहाँ एक विशेष रूप से आपके लिए इसमें यह है कि समासोक्ति और अन्योक्ति में आखिर अंतर क्या है। यहाँ विद्यार्थियों हम देखते हैं कि अन्योक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का भी बोध होता है। वहां स्थिति ऐसी होती है अन्योक्ति में कि अप्रस्तुत है और उसके द्वारा प्रस्तुत का हम बोध कराते हैं, जबकि समासोक्ति में होता है प्रस्तुत के साथ साथ। यहां अप्रस्तुत होता है केवल अन्योक्ति में और अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, जबकि समासोक्ति में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की भी व्यंजना होती है, व्यंग रूप में वह होता है। तो प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत की व्यंजना होती है। दूसरा जो भेद होता है समासोक्ति और अन्योक्ति में, वो ऐसा इस प्रकार से होता है कि अन्योक्ति में अप्रस्तुत जो होता है अर्थ वो वाच्यार्थ रूप में होता है, अविधा शक्ति का विषय होता है, शब्द शक्ति का सरल रूप में होता है, परंतु समासोक्ति में वे व्यंग का भाव रहता है। तो यहाँ विद्यार्थियों दो प्रकार के आपको अंतर देखने को मिलेंगे अन्योक्ति और समासोक्ति के अंतर्गत। तो यहाँ आपको पढ़ते रहना है, नियमित रहना है और एक एक अलंकार को हम लेकर के आने वाले हैं। अगले वीडियो में विभावना है, विशेषोक्ति है, जो भी आपके पाठ्यक्रम में अलंकार दिए हुए हैं उनको लेकर के हम आते रहेंगे। आप अच्छी तरह से वीडियोज को देखते रहें और हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में आप लगातार बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।